हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं और हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को, जो कि अभी आने वाले शनिवार और रविवार को होने वाला है। आज थर्सडे है, अगर थर्सडे को भी काउंट करते हैं तो हमारे पास केवल 3 दिन बचे हैं। तो इन 3 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पक्का करेंगे बस, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज़रा सा भी टेंशन दिमाग में नहीं रखेंगे। एग्ज़ाम का जो भी होगा बिल्कुल कूल माइंडेड होके हम लोग एग्ज़ाम देंगे, जिससे कि हम जो भी कुछ करें उसमें गलत क्वेश्चंस कम से कम हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और कंसंट्रेट करिए अपने रिवीजन पर। इसके अलावा नया आप लोग कुछ भी मत पढ़िए, यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। आज की क्लास में मैंने नए नए काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी भी मिलेगी, हिस्ट्री भी मिलेगी, साथ के साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी मिलेगा। ठीक है, और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहूंगी आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपना रिवीजन अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस सेट के जरिए कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी भी उच्च तापीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? ठीक है, तो किस तत्व में उच्चतम तापीय चालकता है और प्रकाश परावर्तन की घटना सबसे ज़्यादा होती है, हमें बताना है। तो जो चांदी है, चांदी की जो तापीय चालकता है, जो चालकता है वो सबसे ज़्यादा होती है। और चूंकि चांदी एक सफ़ेद रंग की धातु है, तो जो भी प्रकाश का परावर्तन है, जो चिकनी धातुएं होती हैं, मेटेलिक शीट्स और लाइट कलर की होती हैं, वो प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है, जो कि दामोदर नदी पर बना है, ये सबसे लंबा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज जो हैं, इन्होंने भूगोल शब्द के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा और याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में सूर्य के चारों ओर दे दिया जाता है, आपको ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन बदल जाएगा, ऑप्शन सेम ही रह जाते हैं। समटाइम्स हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सूर्य के चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सबसे पहले वेन सॉन्ग आया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार, ये एक पुरस्कार है। ठीक है, ये 2023 के लिए किसको दिया गया है? तो संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के लिए सोनम वांगचुक को दिया गया है। सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो डेन्यूब नदी का जो उद्गम है ये होता है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, डेन्यूब नदी का उद्गम कहां से होता है? ये होता है आपका जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश कोई स्पेशल
राज्य तो है नहीं, स्पेशल स्टेट का दर्जा जब जो कि दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो भी खत्म हो गया जब धारा 370 हट गई। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर का हो जाता है अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चमेरा बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करिएगा इसको। चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया, रावी नदी पर बना है चमेरा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। फासिज्म, जिसे कि फांसीवाद कहते हैं, तो फांसीवाद का जन्मदाता कौन था? फांसीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। देहरादून में ही आप लोगों को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है मुख्यालय है वो मिलेगा, ठीक है। भारत में तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? तुगलक वंश का संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं जो है पुस्तकालय से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कता पुढ़कता इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। हुमायूं के बारे में एक वाक्य भी कहा है कि हुमायूं ने अपना पूरा जीवन लुढ़कता पुढ़कता निकाला और वो अंत में सीढ़ियों से लुढ़ककर मर गया, ये एक इतिहासकार ने कहा है। तो हुमायूं जो है इनकी मृत्यु हो गई थी अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था? ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी निकलती कहाँ से है? पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भाई कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, राज्य के जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेंगे राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, गिरनार की पहाड़ियां आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो गिरनार और बाड़मेर आपको मिलता है गुजरात में। तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर हो जाएंगी? गुजरात में हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? कहने का मतलब ये है कौन सी, ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सी इकाई है जिसकी जो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है? तो जो टेराबाइट है ये सबसे बड़ी इकाई है डेटा की, ठीक है। डेटा को कैलकुलेट करते हैं ना हम एमबी में, केबी में, ठीक है, केबी, एमबी, जीबी ऐसे होता है। तो जो टेराबाइट है जिसे हम टीबी से डिनोट करते हैं, टेराबाइट सबसे बड़ी राशि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किसका है? तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह शिवमंगल सिंह सुमन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में तंबाकू उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और जो तंबाकू बोर्ड का हेड ऑफिस आपको मिलेगा वो भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। चोल अभिलेखों में जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो चोल काल के अभिलेख हैं, जैन जो धर्म की सभाएं हुई थी, दो सभाएं हुई थी, एक बल्लभी में हुई थी, दूसरी पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी बल्लभी में हुई थी, ठीक है। तो वहां पर जो भी दान में भूमि दी गई थी उसको पल्ली छंदम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पल्ली छंदम जो होती है जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम का मानसून। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका जो है ये कुछ इस तरीके से अरब सागर की शाखा का जो मानसून होता है इसको दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं और ये केरल में सबसे पहले प्रवेश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, एन राजम जो है ये वायलिन वादक हैं, ठीक है। वायलिन वादक कौन है? एन राजम, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है कि जो हमारे स्किन होती है
जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं वो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी जनरेट करते हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में टपकता नहीं है, हमारी बॉडी में ही सूर्य की रोशनी के द्वारा विटामिन बी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ऐसा देश है जिसने उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दैट मीन्स 500 के नोट्स वहां पर जो है बैन कर दिए गए हैं, भारतीय नोट नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, 1919 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 में, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी, 1858 से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद इन्होंने सब दमन कर दिया, क्रांति को बिल्कुल समाप्त कर दिया। 1858 का एक्ट आया जिसमें क्या हुआ कि जो भारतीय शासन था, भारत का शासन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधा कहाँ पर चला गया? ब्रिटिश क्राउन को चला गया। उसके बाद अंग्रेज जो कि भारत में औपनिवेशिक के रूप में आए थे, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू की और अपने जो उपनिवेश हैं उनको और आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। सांबर झील कहाँ पर मिलेगी? ये भी आपको राजस्थान में ही मिलेगी। G20 3 का मेजबानी किस देश को मिली है? तो G20 सम्मेलन वर्ष 2023 के लिए भारत में संपन्न हो चुका है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी होस्टिंग किसने की थी? भारत ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस संस्था के द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट 2023 के लिए प्रकाशित की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? और तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा इसको। 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन कौन से हैं? तो देखिए सुंदर वन जो कि मैंग्रोव वन भी कहे जाते हैं, ये विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एक ये अच्छा क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले क्वेश्चन था जो हम ऊपर कर चुके हैं कि किसी ग्रह के चारों, किसी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। विष्णुगुप्त को चाणक्य का दूसरा नाम, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कौटिल्य भी चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को मुख्य साम्राज्य से अलग कर किसने स्वतंत्र किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके मुर्शीद कुली खां जो था उसने स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसको याद रखने के एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अभी एक मूवी आई थी जिसमें प्रभास थे, उसका नाम था सलार, ठीक है। और सलार जो है, प्रभास साउथ के हीरो हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि साउथ का कोई स्टेट या सिटी होगा, ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में आपको हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। सलार जंग संग्रहालय आपको मिलेगा हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। किस राज्य का हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय हिंसा सूडान में फंस गया, प्रभावित था, ठीक है।
आदिवासी समुदाय जिसका कि नाम हिक्की पिक्की था, ये सामुदायिक हिंसा में सूडान में फंस गया था। तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है, हमको ये बताना है। तो हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय जो है कर्नाटक से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है? ये हम करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट में था। यहाँ पर जल निकायों की जो पहली गणना हुई थी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत पूछा गया है, तो 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि मुंबई जो है भारत की औद्योगिक राजधानी है, इसलिए आप एक तरीके से ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि उधर संपत्ति वाला जो संपत्ति है उधर ज़्यादा होनी चाहिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा होनी चाहिए। इन ऑप्शंस को अगर देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये झांसी जिले में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के ऊपर जो है उसकी जो झील है उसी पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था? तो फ्रांस के सहयोग से 2018 में मिर्जापुर में एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो बहू बेगम का मकबरा आपको मिलेगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो कि भेद कुंड जिसका नाम है वो कहाँ पर है? ये पड़ता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखिए पिछले प्रीवियस ईयर के जो यूपीपी के एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो पेपर को बहुत ही ध्यान से करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक इस क्लास को देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया है? ठीक है, तो बलिया जो है महर्षि भृगु जो हैं उनका जन्मस्थली और कर्मस्थली माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? कहने का मतलब ये है कि पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आने के मामले में कौन से नंबर पर रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 2018 का डेटा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इखलास खान का रोजा, इसको मकबरा कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बदायूं में पड़ता है इखलास खान का रोजा या मकबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो ये आपको लखनऊ पे मिलेगा। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये असफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, असफुद्दौला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका जन्म झांसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उनका असली नाम हमें बताना है। तो जो रघुपति सहाय हैं ये उर्दू में शायरी करते हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से, याद रखिएगा। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरिवंश राय अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनकी जो मधुशाला है काव्य संग्रह है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को जो है जिस दूसरे नाम से जाना जाता है उनका नाम हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का ही दूसरा नाम है धनपत राय, जो एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। इन्होंने ही नमक का दरोगा, गोदान, गबन जैसे उपन्यास और कहानियां लिखी थी। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कासगंज में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था, ठीक, तूतीय हिंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि गोस्वामी तुलसीदास को ही वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक अलग टाइप का आयोजन है, फसल कटाई के समय किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो इस नृत्य का नाम हो जाएगा शौरा। शौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा किया जाता है जब फसल की कटाई होती है तब। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है? तो ख्याल, पाई डंडा और राई, ये तीनों नृत्य बुंदेलखंड के हैं। जो नहीं है वो है बढ़ैया नृत्य। बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज ने, ठीक है। कहाँ पर? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, खुशी महाराज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? तो इनायत खान जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे, ये इटावा घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कजरी के गीत होते हैं, कजरी, जब सावन होता है, सावन में महिलाएं झूला डालती हैं और झूला झूलती हैं जब महिलाएं, ठीक है, तो वो कजरी गाती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? तो हुसैनपुर शर्की जो थे, इन्होंने कव्वाली की धुन पर बड़े ख्याल का विकास किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आर्ट और कल्चर भी मैंने डाला है क्योंकि आर्ट और कल्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको 2-3 बार कर लोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपको हो जाएगा पूरब घराना। लखनऊ घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन से हैं? ये जो आपको 3-3 का ग्रुप दे रखा है, इसमें से हमको बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो ग्रुप्स में आते हैं, वहाँ पे मान लीजिए हो सकता है हमें सारी चीज़ें ना पता हों, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें कुछ एक चीज़ें पता होती हैं और कुछ एक नहीं पता होती हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, मुझे ये पता है कि अवधी और ब्रज, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, तो इस टाइप के जो लोकगीत हैं ये उत्तर प्रदेश में गाए जाते होंगे, लेकिन मैंने दारुण नाम नहीं सुना है, ठीक है, दारुण नहीं सुना है। तो मैं क्या करूँगी, दारुण को अभी सर्कल कर दिया है। दारुण उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, मुझे ये पता है, ठीक है। भक्ति सब जगह चलता है, करुणा भी हो सकता है, लेकिन सायरा उत्तर प्रदेश में मैंने नहीं सुना है, ठीक है। और अगले पे आते हैं, ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद जो गायन है, ध्रुपद गायन लोकगीत नहीं है, ये शास्त्रीय संगीत में आता है, ठीक है। किस में आता है? शास्त्रीय संगीत में आता है, क्लासिकल म्यूजिक में आता है। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा बिरहा, चैती और ढोला, ठीक है। बिरहा, चैती और ढोला ये तीनों मुख्य लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये वाले तो यहाँ पे ऑप्शन इजी थे, आपको बिरहा, चैती, ढोला आप लोग पढ़ के जाओगे, कलेक्ट कर दोगे। अगर मान लीजिए याद नहीं रहता है आपको कि कौन कौन से लोकगीत हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस में ये पता है कि ये 3 के जैसे ग्रुप दे रखे हैं। अब ध्रुपद में मुझे मालूम है ये ध्रुपद गायन जो है क्लासिकल म्यूजिक होता है, ठीक है। अब भक्ति जो है ये लोकगीत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगी। दारुण का मैंने नाम नहीं सुना है, तो इसलिए तीनों ये एलिमिनेट हो जाएंगे और जो ऑप्शन नंबर डी बचेगा वो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से फंसे तो आप एलिमिनेशन रूल लगाकर भी उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन रिजर्व जो है, जो सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ बनते हैं सुंदरवन, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने ही पूरे भारत को एक संगठित रूप प्रदान किया था। हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में विलय करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन किस शहर में हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? तो जो अभी बांग्लादेश है, जो पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। याद रखिएगा, 1906 में ढाका में, ठीक है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी है, उनका नाम है रयान वरनावी, ठीक है, रयान वरनावी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो देखिए, इन सारे ऑप्शंस को देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और आपने, हो सकता है इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ना गए हो, लेकिन नानाजी देशमुख ये किसी भी जो है विधवा आंदोलन से या विधवा सुधार से जुड़े हुए नहीं थे। तात्या टोपे ये भी जुड़े हुए नहीं थे। तात्या टोपे का नाम सुना हुआ होगा, ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। पुलिथेवर, इनका नाम अगर नहीं सुना है तो चलिए कोई बात नहीं, आपने डी के कर्वे तो सुना होगा, डी के कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे का नाम आता है। ये बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने जो भारतीय समाज की विधवाएं थी उनके लिए काफ़ी सारा काम भी किया, ठीक है। तो डी के कर्वे को ही धोंधो केशव कर्वे, इनका पूरा नाम है धोंधो केशव कर्वे, इन्होंने ही पूना में 1896 में एक शैक्षणिक संस्थान और हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी के कर्वे, इनका पूरा नाम है धोंधो केशव कर्वे, याद रखिएगा इसको। और मैंने आपको इन दोनों के नाम भी इसलिए बताए कि अगर आप एलिमिनेशन लगाना चाहो तो एलिमिनेशन लगाने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जब जो ट्रेन थी सहारनपुर की तरफ से जा रही थी, कहाँ पर, लखनऊ की तरफ, लखनऊ और मलिहाबाद के बीच में जो काकोरी जगह पड़ती है, वहाँ पर क्या किया था क्रांतिकारी जो थे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और उनके साथियों ने, राजगुरु, इन्होंने क्या किया था, ट्रेन को रोका था और उससे जो भरा हुआ खजाना जा रहा था उसको लूटा था। तो इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू मंदिर का जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये हिंदुओं का जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है। कब करेंगे? 14 फरवरी को करेंगे, ठीक है, 14 फरवरी 2024 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है भारत छोड़कर गए थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से शुरू किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपको, ठीक है। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है? एक तरीके से लोक कला कह सकते हैं आपको, आप इसको, या लोक नृत्य कह सकते हैं। तो जो पोवाड़ा नृत्य है ये किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र का
एक नृत्य प्रदर्शन कला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और इस तरीके से आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी रिवीजन कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे आप तो आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि टाइम बहुत कम रह गया है, कुछ भी नया मत पढ़िए, केवल रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन जो है आप लोगों को करना है, अधिक से अधिक जो चीज़ें याद हैं वो आप भूलें नहीं। और एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल मस्त रहिए, अपने गोल पे फोकस करिए, पढ़ते रहिए, आप लोगों को कामयाबी तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।